तो अपनी नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताया था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मतलब होता है कि समानता या एक रूपता। जैसे कि पहले अपन ने इसमें ही पढ़ा हुआ था एक प्रिंसिपल्स में कि सततता मतलब समानता रहनी चाहिए। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स या मेथड्स जो थे, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ प्लांट एंड मशीनरी पे, जो डेप्रिसिएशन का मेथड था WDV SLM, उनमें से कोई एक जो चूज़ किया है वो ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि उसमें जो कंपैरिजन होता है अकाउंट्स का, वो कंपैरिजन इजी हो जाए दूसरी फर्म के साथ या फिर अपनी ही फर्म का पिछले फाइनेंशियल ईयर से करंट फाइनेंशियल ईयर का। तो इसलिए उनमें अकाउंटिंग मेथड्स जो लगाए हुए थे लास्ट ईयर, वही आगे उसी को कंटिन्यू करना है, उसी उसी अकाउंटिंग मेथड्स का यूज़ करके अकाउंट्स बनाने हैं। तो इसको बोलते हैं एक रूपता या संगतता या कंजर्वेटिज्म। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है कि लेखांकन की शाखाएं इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बताया जाता है कि क्या क्या जो है वो लेखांकन में आता है। तो इसमें टैक्स अकाउंटिंग, देखो ये क्वेश्चन बनता है वैसे। इस वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन मेरे को आया था UPPCL में। उसमें उसने पूछा था कि कौन सा जो है अकाउंट्स नहीं है। तो उसमें ऑप्शन थे कई, लेकिन उसमें से अपन को चूज़ करना था कि जो नहीं है। बट यहाँ दिया हुआ है कौन कौन से लेखांकन की ब्रांचेस होती हैं, अकाउंट्स की ब्रांचेस को, मतलब कितने प्रकार की अकाउंटिंग हो सकती है। तो एक होती है टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स के बेस पे एक कॉस्ट अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक सोशल अकाउंटिंग। तो इसको ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, और मुझे तो आया ही था। ये टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। तो इसको ध्यान रखना है कि लेखांकन, उसमें क्वेश्चन आपका नेगेटिव बन के आएगा कि कौन सा मतलब कौन सी अकाउंट की ब्रांच नहीं है। तो अपन को जे जो 5 इसमें दी हुई है ना, केवल ये अकाउंट्स की ब्रांचेस हैं, इसके अलावा कोई और वर्ड देगा तो उसको आपको इग्नोर करना है। टैक्स अकाउंटिंग रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा, सोशल अकाउंटिंग रहेगा। इसके अलावा कोई दिया रहेगा तो उसको ही आपको टिक करना है, जो कि नहीं माना जाएगा अकाउंट्स की ब्रांच। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है। देखो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि अपन को बुक्स में बुक कीपिंग का मतलब बुक्स में लेखा करना टाइप का, ठीक। और अकाउंटिंग उसका ब्रॉड टर्म्स होता है, बट बुक कीपिंग थोड़ा शॉर्ट टर्म है। और बुक कीपिंग में जर्नल जर्नल वही रखना या जर्नल्स एंट्रीज करना, ये बुक कीपिंग में आता है। बट अकाउंटिंग में क्या होता है, लेजर्स बनाना अकाउंटिंग का पार्ट आता है। कि जैसे पहले तो आपकी जर्नल एंट्री होगी, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, देखो एक फ्लो होता है, पहले ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन के बाद आप जर्नल एंट्री करोगे, जर्नल एंट्री के बाद उन एंट्रीज़ की आप पोस्टिंग करोगे, जिस किस में पोस्टिंग होती है, लेजर्स में पोस्टिंग होती है। फिर उस लेजर्स की पोस्टिंग के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट एंड P&L, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस फ्लो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पुस्तपालन या फिर बुक कीपिंग कहाँ तक सीमित है, आपका जो आपने जर्नल एंट्रीज कर ली, सहायक पुस्तकें रख ली, वहाँ तक केवल सीमित है बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग का स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आपकी लेज़र से। जब आप पोस्टिंग करोगे उस जर्नल एंट्रीज़ की, वहाँ से अकाउंटिंग का पार्ट शुरू होता है। बस इसमें इतना ही देखना था, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूंजी एवं राजस्व व्यय एवं प्राप्तियाँ, इसमें से क्वेश्चन बनता है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें आप मतलब एक क्वेश्चन रहेगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ठीक। और उसमें से ऑप्शन दिए रहेंगे तो कोई भी चूज़ करना पड़ता है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना, ज़्यादा मात्रा मतलब अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किसी भी एसेट्स में करना, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेगी, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके एग्जाम्पल आपके सामने उस देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। जैसे फर्नीचर हुआ, और मशीनरी हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये सारी चीज़। बस इतना सा याद रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं। देखो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पहले इसको देखते हैं। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि
आज इसी ईयर्स में अपन ने इनकम को जनरेट करने के लिए कोई खर्चा किया, मतलब जो खर्चा आप कर रहे हो उसको, उससे आपको रेवेन्यू जनरेट या कोई भी बेनिफिट जो है आपको उसी वर्ष में मिल जाता है, उसी ईयर में मिल जाता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आगे वाले वर्षों तक मिलता रहता है किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे ज़्यादा कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 3 चीज़ें बोली हैं वो ध्यान रखो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो जिसका खर्च करने का ऑब्जेक्ट जो है वो उसी ईयर्स में रियलाइज्ड हो जाता है, मतलब उसी ईयर्स में ही उसको उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है उसी ईयर्स में। उससे जो आपको बेनिफिट मिलना है एक ही ईयर्स में मिल जाता है, जिस ईयर्स में उसको खर्च किया जाता है, जिस ईयर्स में उसको एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसी वर्ष में उसको रियलाइज कर लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन एक साल बाद अगर उसके बेनिफिट मिलते रहते हैं, मतलब कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आपने किया इतनी बड़ी अमाउंट का, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी किया, वो एक साल तो चलेगी नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलती रहती है, तो वो 5 साल तक आपको बेनिफिट दे रही है, उससे आप काम निकाल रहे हो। तो इस अमाउंट को जो कि यूज़ अमाउंट में है, दूसरी चीज़ जो कि एक से ज़्यादा वर्षों तक आपको बेनिफिट देगी, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी वर्ष में होता है। बस ये है, बाकी आप पढ़ लेना, इससे आगे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता ही दिया है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको बस इतना देखना है कि इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि व्यवसाय के संचालन के व्यय, मतलब जो आपको रेगुलर बेसिस पे बिजनेस को अपना कंटिन्यू करना है, उसमें जो आप एक्सपेंडिचर करते हुए जिस वगैरह पे करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपका जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो बस अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इन्होंने डेप्रिसिएशन को डाल के रखा है। जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसको अपन यही तो देखते हैं, एक साल के अंदर अंदर अपन ने मशीनरी का जितना यूज़ किया है वो उस ईयर्स का खर्चा उस ईयर में दे दिया अपन ने, जिस ईयर्स के लिए उसको यूज़ कर लिया। जैसे 5 साल के लिए कोई मशीनरी चलने वाली है तो उसको 5 पार्ट्स में बांटा, डिवाइड बाई 5 किया, तो एक साल का अपन को पता चल गया कितनी कॉस्ट आ रही है उसको एसेट्स की। तो उस एसेट्स की जो वैल्यू है उसको ही अपन उस ईयर्स का खर्च मान लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है बैलेंस उसको आगे के 4 साल तक राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ जब आपको डेप्रिसिएशन की बात करें तो याद रखना इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। और जैसे रिपेयर्स वगैरह एक क्वेश्चन आता है कि रिपेयर में यूज़ मात्रा में अमाउंट खर्च की कौन सी रिपेयर, जो एक रिपेयर वर्ड अगर आपको आया तो आप समझना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे किसी एसेट्स को जनरेट नहीं कर रहे हैं जो कि फ्यूचर्स में बेनिफिट नहीं दे रहा है। रिपेयर का अर्थ ही ये होता है कि उसको टेम्परेरी बेसिस पे सही कर लिया, जिससे कि उसकी उसको जैसे यूज़ कर रहे थे पहले वैसे ही यूज़ करें। एक बात और याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब वो आपकी जो है किसी मशीनरी पर अगर आपने खर्च किया है, किसी भी चीज़ पे खर्च किया, वो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। कहने का मतलब पहले जो क्षमता थी, जिस क्षमता पे उसको अपन उपयोग कर रहे थे, उस क्षमता को अगर वो बढ़ा देता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन रिपेयर करने पर अपन की कोई वैल्यू इंक्रीज़ तो हो नहीं रही है, जो घटी हुई है उस वैल्यू को उसको मेंटेन कर रहे हैं अपन रिपेयर करके, जो वैल्यू है उसको मेंटेन कर रहे हैं रिपेयर करके। तो रिपेयर कभी भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, रिपेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर कोई मशीनरी का एक पार्ट्स जो है वो ख़राब हो गया, उस पार्ट्स को बदला और उस पार्ट से कोई बेनिफिट हो रहा है आगे, तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। मतलब उसको एक प्रकार से न्यू मशीनरी जैसा ट्रीट करेंगे कि मशीनरी लगाई हुई है। तो और अगर कोई चीज़ की मरम्मत, बिल्डिंग की मरम्मत की आपने या उसका जो रिपेयर किया, तो इसको हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। और फिर है आपका पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स ये जो अपन ने अभी पेमेंट या एक्सपेंडिचर देखा ना, उसका ऑपोजिट ही है कि अगर एक साल से ज़्यादा के लिए अपन कोई चीज़ मतलब मिल रहा है आपको बेनिफिट, कोई भी, जैसे आपने एक साल से ज़्यादा के लिए आपको कोई कैश जनरेट हो रहा है उस चीज़ से, तो वो आपका हो जाएगा कैपिटल रिसीप्ट। और रेवेन्यू रिसीट्स मतलब उसी ईयर्स से रिलेटेड था, उसी ईयर्स में मिल गया, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स,
जो आपको मतलब पास्ट ईयर से रिलेटेड हो और करेंट ईयर में मिल रहा हो, तो वो कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि उसका बेनिफिट मिल रहा है अपन को काफ़ी टाइम से। और लेकिन अगर इसी ईयर से करेंट ईयर से रिलेटेड है और करेंट ईयर में ही आपको रिसीट हो रहा है वो पैसा, तो इसको बोलते हैं अपन रेवेन्यू रिसीट्स। सभी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जैसे कि रेवेन्यू रिसीट का एग्जांपल है माल का विक्रय, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको आपने बेच दिया और वो आपको मिल गया, तो स्टॉक ही हुआ, जैसे स्टॉक को बेचना, तो ये रेवेन्यू ही है। और ब्याज हुआ, मतलब इंटरेस्ट हुआ, कमीशन हुआ, डिस्काउंट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको क्या आएंगी, रेवेन्यू रिसीट्स में आएंगी। ये आपको मिल रहा है, जो इंटरेस्ट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, ये मिलने वाला बात कर रहे हैं। और जब आप कोई अपना स्टॉक वगैरह बेचते हो या अपना जो भी माल तुम्हारा होता है उसको बेचते हो, तो आपको सेल करने पे जो भी प्राप्ति हो रही है, मतलब रिसीट्स हो रहा है अमाउंट, वो इसी में आएगा। जब पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे या कैपिटल रिसीट्स की बोलेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि अपन ने कोई शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू करने पर आपको कोई मतलब प्रीमियम पे इशू कर दिए, लाइक, या फिर इशू शेयर ही इशू किए, तो जो अमाउंट आपको रिसीट हो रही है वो कैपिटल रिसीट है, वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्योंकि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट टाइप है जो कि शेयर्स होल्डर ने आपको किए हैं। तो जो आप इसके लिए तो आपको कैपिटल रिसीट ही मानना पड़ेगा। और इस स्थायी संपत्ति आपकी थी, उनको आपने बेच दिया, तो जो एक ह्यूज अमाउंट आपको मिल रही है कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से, तो वो पैसे भी अपन ने जब इस पर एक्सपेंडिचर किया था तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना था, और जब उसको रियलाइज करेंगे तो उसको कैपिटल रिसीट्स मानेंगे। तो बस ये था। और नेक्स्ट देखते हैं अपन कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट वही जब कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं तो उससे जो भी मतलब अपन को कॉस्ट से ज़्यादा पे अगर बिक रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कैपिटल प्रॉफिट बोल देते हैं, और कुछ नहीं। रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के डिफरेंस को रेवेन्यू एक्स प्रॉफिट बोल देंगे, जो रेवेन्यू रेवेन्यू से रिलेटेड थे। ठीक है। और हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था आपको, कि जब अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही करते हैं, मतलब वो होता तो रेवेन्यू ही है खर्चा, ले मतलब ह्यूज मात्रा में नहीं होता है, या फिर मतलब ह्यूज क्वांटिटी में नहीं होता है, और ना ही आपका ऐसा नेचर का होता है जिसको अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकें। तो होता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो कई सालों तक आपको मतलब एक से ज़्यादा वर्ष के लिए उपयोग करेगा, फिर बेनिफिट देगा, तो उसको बोलेंगे अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, बट उसको डेफर्ड कर दिया कोई खर्च को। अब इसमें मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था एडवर्टाइजमेंट में का, तो एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, एडवर्टाइजमेंट से कोई एसेट तो जनरेट हो नहीं रही, तो इसलिए अपन इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मानेंगे नहीं। लेकिन ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो केवल प्रेजेंट में करेंट ईयर का ही बेनिफिट देगा, करेंट ईयर के खर्च का करेंट ईयर में बेनिफिट, तो इसमें रेवेन्यू भी नहीं मान सकते, बट है रेवेन्यू नेचर का, तो इसलिए इसको रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि अपन ने रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर को कुछ समय के लिए डेफर्ड कर दिया। तो इसको याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना जो भी मैंने बता रखे हैं आपको। अब देखो, ये डेफर्ड रेवेन्यू में अधिकतर जब तक आप जब भी देखोगे आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मत डाल देना, और तो इसको आपको डालना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और इसके अलावा आपको आएगा प्रारंभिक व्यय, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होगा उसको भी आपको डेफर्ड रेवेन्यू में डालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन इसको खर्च करते हैं, बट उसका कोई बेनिफिट ऐसा नहीं होता है जो कैपिटल नेचर का हो, और उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलता रहता है, क्योंकि एक बार करते हैं फिर फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए इसको भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डाला गया है। और बाकी इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी इसमें फिर से कोई वो आ रही हैं कि वर्डिंग को लेके शब्दावली, तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो
ये कैपिटल में बता चुका आपको, ड्राइंग में बता चुका, लाइबिलिटी बता चुका, स्टॉक देखा था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब अपन कोई माल बेचते हैं या कोई भी अपना जो भी सेल करते हैं उसमें जो क्वांटिटी के बेस पे होता है। जैसे किसी ने माल खरीदा, 5 खरीदी, 10 खरीदी, तो आपने उसने 15 खरीदी तो आपने थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, क्वांटिटी के बेस पे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने पर ज़्यादा डिस्काउंट देना। और कैश डिस्काउंट वो होता है कि पेमेंट के लिए, कि पेमेंट जल्दी से जल्दी करोगे तो इतने प्रतिशत आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जी आप नॉर्मल है, इसको पढ़ लेना जैसा भी हो, कोई ख़ास नहीं, जो मैंने बताया उसको ही उन्होंने शॉर्ट्स में लिख के रखा है। बस AS2 याद रखना, स्टॉक का होता है AS2। और ये पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन कि लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना किसने की। लेखांकन मानक बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन बनाता है, वो ICAI बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसके बाद एक AS6 होता है जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होता है, तो ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल दो बता रहा हूँ मैं आपको। एक AS2 जो आपका स्टॉक को लेके है, इन्वेंट्री, और एक होता है AS6 जो कि आपको होता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, एक AS9 भी होता है रेवेन्यू का, उसको भी याद रखना। ठीक है। ठीक है, इधर का अपना हो चुका है, इधर से अपन को कुछ नहीं देखना। अब मैं देख रहा, ठीक है, बाकी तो देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, PDF में शेयर कर दूंगा इसी की, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है। और अब अगला चैप्टर जो है वो मैं केवल बेसिक टर्म्स का स्टार्ट करूँगा, तो उससे अपन कर लेंगे आराम से, है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर हियरिंग मी एंड वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। जय हिंद।